जय हिंद प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है सुधीर सिंह और आप देख रहे हैं आपके प्यार से चैनल सुधीर ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग जो है राष्ट्रपति इलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन किस टाइप से होता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन लोग वोट देते हैं, कौन राष्ट्रपति को चुनते हैं और किस टाइप से सारा प्रोसेस कैसे होता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पे ब्रीफ में जानने वाले हैं। और ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके उन सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। आपका 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं होने दूंगा, सिर्फ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है या इंडिया प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 55 के अंडर जो है डिफाइन किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग जो इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो होता है। तो उसी के बारे में हम ब्रीफ में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आप लोग को कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन कैंडिडेट जो है इनरोल होते हैं और मतलब कि कौन व्यक्ति जो है इनरोल हो सकते हैं एज ए राष्ट्र प्रेसिडेंट, है ना। तो कौन कौन नॉमिनेशन कर सकता है, कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक तो वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो एज है वो 35 ईयर्स प्लस होनी चाहिए, 35 से नीचे नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी क्वालिफिकेशन एक एमपी को चाहिए होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, वो सारी होनी चाहिए। तो दिवालिया ना हो, ओके, वो पागल ना हो, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए उसमें। और जो जितनी भी एक लोकसभा के एमपी की, जैसा कि बता दिए कि लोकसभा के एमपी के लिए जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी होनी चाहिए, ओके। तो कम से कम उसको 50 इलेक्टर्स का समर्थन प्राप्त हो, 50 इलेक्टर्स का समर्थन प्राप्त हो और 50 ही, तो जैसे कि बोला कि 50 इलेक्टर और 50 ही सेकेंडर्स का उसको सपोर्ट होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को, तभी वो जो है इनरोल कर सकता है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। तो अब ये इलेक्टर और इलेक्टर और सेकेंडर शब्द मैंने यूज किए, ये क्या है तो इसको हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। तो बेटा जी मैं आपको बता दूं कि ये जो 50 इलेक्टर्स और 50 जो सेकेंडर्स का जो प्रावधान है ये 1974 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 1974 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरू किया गया था। इसका रीज़न ये था कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते थे वो भी राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए जो है मतलब इनरोल कर जाते थे और संख्या ज़्यादा हो जाती थी, ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते थे। तो उसको घटाने के लिए कि जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो मतलब ऐसे ही नाम मात्र के लिए या कह लो कि बेवजह ही अपना नाम इनरोल करवा रहे हैं और जो राष्ट्रपति बन नहीं सकते हैं वो भी इनरोल कर जाते थे। तो वो लोग जो है मतलब उनको उनका नाम काटा जा सके, इसके लिए शुरू किया गया था कि कम से कम 1974 में जब शुरू किया गया था तो उस टाइम पे कम से कम 10 सेकेंडर्स और 10 इलेक्टर्स का जो सपोर्ट है एक कैंडिडेट को अगर होता था तभी वो इनरोल कर पाता था। तो कहने का मतलब क्या है कि उस टाइम पे कम से कम 10 सेकेंडर्स और 10 10 सेकेंडर्स और 10 इलेक्टर्स का जिस कैंडिडेट को सपोर्ट प्राप्त होता था वही जो है कैंडिडेट जो है मतलब अप्लाई कर सकता था प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और उसको कम से कम और उसको 2500 की जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जमा करनी होती थी उस टाइम पे। 1974 की बात है। फिर बाद में ये बढ़ करके इसको जब थोड़ा सा मॉडिफाई, तो 1997 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और 50 प्रपोजेस और 50 सेकेंडर्स का जो प्रावधान है शुरू किया गया। यानी कि 1997 के बाद ये प्रावधान रखा गया कि जिस भी कैंडिडेट को कम से कम 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स का जो इन द सेंस सपोर्ट प्राप्त होगा वो कैंडिडेट जो है एलिजिबल होगा एक प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और उस टाइम पे 1997 के बाद जो सिक्योरिटी अमाउंट है उसको बढ़ा करके 15,000 रुपये कर दी गई। पहले 2500 था और फिर बाद में 1997 में इसको 15,000 रुपये कर दिया गया था। तो बेटा जी अगर जनरली हम बात करें तो सिर्फ दो ही कैंडिडेट्स होते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। एक होता है सत्ता प्राप्त दल के द्वारा और दूसरा होता है विपक्ष के द्वारा। लाइक अभी यहाँ पे हमारे मोदी जी की सरकार है तो एक जो कैंडिडेट होगा वो मोदी जी की सरकार से कोई कैंडिडेट हो सकता है और दूसरा कैंडिडेट जो है वो विपक्ष के द्वारा कोई हो सकता है। तो बेटा जी ये तो हमने बात करी कि कौन से व्यक्ति जो है चुनाव लड़ सकते हैं प्रेसिडेंट का। अभी मैं आपको बता दूं कि कौन से लोग, आप सबके मन में ये क्वेश्चन तो अराइज हो रहा होगा ना कि कौन से लोग हैं जो
प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट करते हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग वोट्स देते हैं, वही लोग वोट कास्ट करके प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो अब आप लोग के दिमाग में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते कौन हैं, ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। तो वही सब चीज़ अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है जी, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स, कुछ चुने हुए मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा के कुछ चुने हुए मेंबर्स होते हैं और एमपीज होते हैं। कौन? लोकसभा और राज्यसभा के कुछ चुने हुए मेंबर्स होते हैं और कुछ एमपीज होते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के और लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी स्टेट के एमएलए स्टेट हैं उनके कैंडिडेट्स और जितने भी एमएलएज हैं, ये सब जो है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं। मैं दोबारा से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन कौन मेंबर होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। लोकसभा और राज्यसभा के कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स और एमपीज जो होते हैं इन दोनों के वो, और इलेक्टोरल कॉलेज में जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी और लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जितनी भी स्टेट्स की, और उनके एमएलएज कुछ चुने हुए जो होते हैं, ये सब जो हैं इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और यही लोग जो हैं क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य और राज्यसभा के जो 12 12 सदस्य होते हैं ना, जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग नहीं लेते। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा में जो 12 कैंडिडेट डाले जाते हैं ना, जो मतलब राष्ट्रपति डालता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है 12 कैंडिडेट को राज्यसभा में, वो जो मेंबर्स होते हैं वो इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो लोग, उनको अधिकार नहीं होता है वोट डालने का, ठीक है। तो टोटल मेंबर जो है इलेक्टोरल कॉलेज में वो इस वक्त 4809 मेंबर्स हैं। कितने? टोटल मेंबर जो है इलेक्टोरल कॉलेज में वो 4809 मेंबर्स हैं, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है। अब वोट वैल्यू की बात अगर हम करें तो ये वोट वैल्यू क्या है, तो वोट वैल्यू का यहाँ पे एक वोट का मतलब, एक वोट जो है वो उसका मतलब एक नहीं होता। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक वोट का मतलब एक नहीं होता है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 543 लोकसभा के एमपी हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में। कितने? जैसा स्क्रीन में आपको दिख रहा है 5,000 कह रहा हूँ, 543 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा एमपी हैं और 233 राज्यसभा एमपी के मेंबर्स हैं और टोटल 4033 जो हैं एमएलए हैं, ठीक है। टोटल 4033 एमएलए जो हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था वोट वैल्यू की, तो एमएलए वोट वैल्यू कैलकुलेशन कैसे होती है उसकी अब मैं बात कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोग देखते रहिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो टोटल जो पावर है या फिर टोटल पॉपुलेशन जो है स्टेट की, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि जो टोटल पॉपुलेशन है स्टेट की 1971 की के आंकड़ों के अनुसार, उसको हम भाग करते हैं टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली, ठीक है। इसको गुना करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से। दोबारा से सुन लो, स्क्रीन में दिख रहा है जैसा कि टोटल पॉपुलेशन जो होती है किसी स्टेट की 1971 के आंकड़ों के अनुसार, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं स्टेट के, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/1000 से। इस तरह से हम किसकी वोट वैल्यू निकालते हैं? एमएलए की। ठीक इसी तरह जो वोट वैल्यू है वो किसकी निकाली, जैसे कि अभी हमने बात करी किसकी? एमएलए की वोट वैल्यू की। तो जैसे यूपी की वोट वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक एमएलए जो वोट वैल्यू है वो 208 होती है। एक एमएलए की वोट वैल्यू 208 होती है और एमपी की 178 होती है। एमपी की 178 होती है, जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब एमएलए की जो टोटल वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू है एमएलए वोट की, जो ओवरऑल वैल्यू है वो 5,43,231 है, जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से। तो एमएलए की वोट वैल्यू टोटल कितनी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, कितनी होगी? ओवरऑल 5,43,231। अभी हम एमपी की वोट वैल्यू कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए। तो देखिए एमपी की वैल्यू, जो एमपी की वोट वैल्यू कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है? जो टोटल वैल्यू है सभी स्टेट के एमएलए की,
टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट ऑफ एमएलए, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल वोट ऑफ एमएलए, जो टोटल वैल्यू है हर एक टोटल वैल्यू है सभी वोटों एमएलए की सभी वोटों की, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ टोटल इलेक्टेड एमपी से। टोटल वोट ऑफ एमएलए को डिवाइड करते हैं टोटल इलेक्टेड एमपीज। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास कितने टोटल वोट वैल्यू एमएलए की कितनी है, 5,43,231 है, तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 776 से, क्योंकि टोटल जो एमपीज हमने किए थे वो कितने थे, 776, राइट। तो उसको 776 से हम डिवाइड कर देंगे। तो बेटा जी इसको जब आप लोग डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एमपी की वोट वैल्यू आती है वो 700 आ रही है। कितनी, 700 आ रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल वोट वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखो एमएलए की कितनी 5,43,200 आई, प्लस और हाँ और उसकी एमपीज की आई 5,43,231। तो टोटल ही कितने हो गए, 10,86,431 हो गए, जैसा स्क्रीन में दिख रहा है। 10,86,431 हो गए टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में। टोटल जो है वोट वैल्यू कितनी होगी, 10,86,431 होगी। आगे की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं बता दूं कि जो विद्या है ना, विद्या जो है, जिसके पास विद्या है उसको सब कुछ मिल जाता है। जिसके पास विद्या है, अच्छी एजुकेशन है, सब कुछ हो जाता है। एक दिन एक पंडित जी मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, शादी में मैं गया था, वो एक मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, तो उनके मंत्रों को मैंने थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा, तो एक नए मंत्र बन गए। तो वो मंत्र मैं आपको सुना दूं जरा। विद्या ददाती सरकारी नौकरी, विद्या ददाती सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, विद्या ददाती सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। इन वाक्यों का अर्थ क्या है, समझदार लोग समझ गए होंगे। इन वाक्यों का अर्थ है कि विद्या जो है, विद्या वो सरकारी नौकरी दिलवाती है, और सरकारी नौकरी जो है वो सुंदर कन्या दिलवाते हैं। विद्या जो है सुंदर कन्या दिलवाती है। तो यही मैं कहना चाहता कि जो विद्या है ना सब कुछ प्रोवाइड करवा देती है, विद्या सब कुछ प्रोवाइड करवा देती है। तो यही शब्द जो थे ये वहाँ पे पंडित जी जो हैं कोई मंत्र का जाप कर रहे थे, तो उन्हीं शब्दों को मैं थोड़ा सा तोड़ दिया तो ये बन गया। ठीक है, विद्या ददाती सुंदर विद्या ददाती सरकारी नौकरी, विद्या ददाती सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी ददाती सुंदर कन्या। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहना चाहिए और विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अच्छी विद्या अगर होगी किसी के पास तो वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, नो डाउट। तो हम बात करते कि वोट वैल्यू कितनी हुई, 10 लाख। हम वोट वैल्यू की बात करते थे तो टोटल 10,86,431 होगी, है ना वोट वैल्यू। अभी बेटा जी उसके बाद हम बात करेंगे विनर को 50%, इस वोट वैल्यू का 50% चाहिए होता है किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनने के लिए, जीतने के लिए 50% चाहिए होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 10,86,231 आया था ना, मेरे पास जो डाटा है 10,86,431, 10,86,431 है। तो इसका 50% चाहिए होता है कि वो विनर बन सके। तो जैसे इसका 50% आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि 5,43,216 हो गया। तो कैंडिडेट अभी बेटा जी अब अगर हम बात करें तो देखो इलेक्शन कमीशन करवाता है ये, ठीक है, कोई सा भी अब इलेक्शन है हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। तो ये तो मैंने सारा बेटा आपको बता दिया क्या इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस की, कौन वोट देता है, कैसे क्या होता है, ये सारा कुछ। तो अब एक लास्ट चीज है कि राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है, शपथ ग्रहण कौन करवाता है, और राष्ट्रपति का टाइम पीरियड कितने साल के लिए होता है, तो ये चीज रहेगी। तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। जो राष्ट्रपति है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। और अगर किसी दुविधा के कारण, किसी इमरजेंसी के कारण या किसी भी कारण अगर राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देता है तो वो दोबारा से जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है तब तक जो उपराष्ट्रपति होता है वो उसके पद पर बना रहता है। मतलब सारे जो जिम्मेवारियां हैं वो उपराष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल 55 में ये सारा कुछ
रिटर्न में है, और उसी के आर्टिकल 55 के अकॉर्डिंग ही ये जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों को कि टाइम पीरियड मैंने बता दिया। अभी देखो हमारे जो इस बार की 2022 में इलेक्शन होना है, तो इसकी जो डेट है, ठीक है, ये 15 जून को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। 15 जून 2022 को इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया था, नोटिफिकेशन इशू हुआ था। और 15 जून को, हाँ सही, 15 जून को ही हुआ था। और जो लास्ट डेट है नॉमिनेशन की वो 29 जून 2022 है, 29 जून 2022 है। और लास्ट डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 30 जून है, 30 जून स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन की 30 जून लास्ट डेट है। और बेटा जी कैंडिडेचर विदड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर का जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई है, 2 जुलाई। तो और जो वोट्स कास्ट होंगे वो 18 जुलाई को होगा, 18 जुलाई को वोट पड़ेंगे, और 21 जुलाई को जो रिजल्ट है इसका वो अनाउंस किया जाएगा। अब बेटा हम बात करेंगे कि कुछ कैंडिडेट्स के बारे में। अभी फ़िलहाल तक तो 2 कैंडिडेट्स के जो नाम आए हैं, एक तो है हमारे पास द्रौपदी मुर्मू जी, एनडीए की कैंडिडेट हैं। एनडीए ने इनका नाम दिया है द्रौपदी मुर्मू। ये आदिवासी समाज से बिलोंग करती हैं, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा महान लेडी हैं, और हमारे हो सकता है कि हमारे देश की आने वाली राष्ट्रपति भी बन जाए। और दूसरे जो है हमारे पास कांग्रेस के जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यशवंत सिन्हा जी। तो ये 2 कैंडिडेट के बीच में जो है इलेक्शन होना है। तो देखते हैं कौन हमारा नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनता है। तो बेस्ट ऑफ, जब तक देखते हैं, अब इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहिए, कहर मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और किसी को किसी टाइप की भी हेल्प चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, आई विल हेल्प यू। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।